Hello dear learners, welcome to the e-lecture on types of sentences structure wise. In today's e-lecture, I am once again going to explain what is a sentence, what are the parts of a sentence and how sentences are classified, which means what are the types of sentences. In this video, we will discuss in detail क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर वाइज, स्ट्रक्चर के आधार पर कितने टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, इस वीडियो में हम वो पढ़ेंगे. माय नेम इज़ डॉक्टर विनीता कुमावत. आई एम लेक्चरर इन इंग्लिश एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा. सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज ई लेक्चर. So before beginning the e-lecture, I am going to revise what I have already taught you in the previous e-videos. Definition of sentence. What is a sentence basically? How do you define a sentence? A sentence consists of clauses, phrases and words. एक सेंटेंस किन से मिलकर बना होता है? एक सेंटेंस क्लॉजेस, फ्रेजेस एंड वर्ड्स से मिलकर बना होता है. अ वर्ड इज अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इन बोथ राइटिंग एंड स्पीच. वर्ड जो है वो लैंग्वेज की एक सिंगल यूनिट होती है और वर्ड्स को हम राइटिंग यानी लिखने में भी वर्ड्स का यूज़ किया जाता है और स्पीच यानी बोलने में भी वर्ड्स का यूज़ किया जाता है. वर्ड्स आर जनरली यूज्ड इन ग्रुप्स. वर्ड्स को आप अगर हम बात करें तो बहुत ही रेयर ऐसा होता है या बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि हमारा जो पर्पज़ है कम्युनिकेट करने का वो एक वर्ड से ही कम्युनिकेट हो जाए और एक वर्ड से ही हमारा पर्पज़ सॉल्व हो जाए. इसीलिए ज़्यादातर वर्ड्स को हम क्या करते हैं, ग्रुप्स में यूज़ करते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस. तो वर्ड्स का ऐसा ग्रुप, वर्ड्स का ऐसा समूह जिसका कोई सेंस निकलता है, जो कंप्लीट सेंस बनाता है, उसे सेंटेंस कहा जाता है. देखिए, किसी भी वर्ड को किसी भी वर्ड के साथ जोड़कर आप उसका सेंटेंस बना तो सकते हैं, लेकिन क्या वो मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, ये आपको डिटरमाइन करना ज़रूरी है कि जो आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, उसमें कोई सेंस निकलना चाहिए, तभी वो एक सेंटेंस कहलाएगा. अ सेंटेंस इज़ डिलिमिटेड बाय एन इनिशियल कैपिटल लेटर एंड अ फाइनल फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. सेंटेंस की क्या लिमिट्स होती हैं? सेंटेंस की लिमिट होती है कि वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. जो भी फर्स्ट लेटर होता है किसी भी सेंटेंस का वो हमेशा कैपिटल में होगा और सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग लास्ट में या तो हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं या इंटरोगेशन मार्क या फिर क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं. तो ये है एक डेफिनेशन सेंटेंस की. नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स. My mother cooks food. Now, my mother cooks food. There are 4 words in a sentence. क्या इन 4 वर्ड्स का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने यूज़ किया है उसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है? यस. माई मदर सब्जेक्ट है, एजेंट है, काम जो कर रही हैं वो करता है. कुक्स हमारी एक्शन वर्ब है कि वो क्या एक्शन कर रही हैं, और उस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट है कि उस वर्ब का रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि वो खाना बना रही हैं या खाना पकाती हैं. सो क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, इसीलिए हम इसे सेंटेंस कहेंगे. और एज इट इज़ आप देखेंगे माई का जो एम है वो फर्स्ट लेटर है इस सेंटेंस का, तो वो कैपिटल्स में है. और लास्ट में हमने इस सेंटेंस को एंड करने के लिए एक फाइनल फुल स्टॉप पीरियड यूज़ किया है. लुक एट अनदर एग्जाम्पल. Has Thomas boarded the plane to the USA? Now, has का H कैपिटल है. अब थॉमस का T क्यों कैपिटल है? थॉमस का T इसलिए कैपिटल है क्योंकि थॉमस एक प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन हम ऐसे नाउन्स को कहते हैं जो किसी व्यक्ति,
किसी जगह, किसी मॉन्यूमेंट या इमारत या किसी भी चीज़ का जो नाम होता है, जो कि नाम उसे दिया गया है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और ऐसे किसी भी नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल्स में लिखा जाता है। तो अगर आप कभी अपने शहर का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल इफ़ यू राइट जयपुर, तो जयपुर का जे कैपिटल होगा। इफ़ यू राइट सीकर, तो सीकर का एस कैपिटल होगा, चाहे वो सेंटेंस में कहीं भी यूज़ हो रहा हो, स्टार्टिंग में, मिडिल में या लास्ट में। अगर आप कभी इंडिया लिखते हैं तो इंडिया का आई कैपिटल होगा। अगर आप ताजमहल लिखेंगे तो ताजमहल का टी, और अगर महल को आप ताज से अलग लिख रहे हैं, दोनों के बीच में स्पेस है, तो महल का एम कैपिटल होगा। रेड फोर्ट जो है लाल किला, उसका रेड का आर कैपिटल होगा, फोर्ट का एफ कैपिटल होगा। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन्स के साथ में जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। नाउ यूएसए क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या है, एक्रोनिम है। एक्रोनिम मतलब शॉर्ट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं। तो एक्रोनिम जब हम लिखते हैं तो एक्रोनिम भी हम पूरा कैपिटल्स में ही लिखते हैं। तो कैपिटल्स में लिख रहे हैं इसीलिए यू भी कैपिटल है, एस भी कैपिटल है और ए भी कैपिटल है। समझ गए? ऐसे हम यूनाइटेड किंगडम लिखेंगे, यूनाइटेड किंगडम का शॉर्ट फॉर्म यूके लिखेंगे तो यूके भी कैपिटल में होगा, यूके। अब इस सेंटेंस में क्योंकि ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हमने हैज़ का एच कैपिटल लिखा, लेकिन क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इस सेंटेंस को हमने एंड किया है क्वेश्चन मार्क से। तो आई होप with this definition and with these examples, what a sentence means is clear to you. Now let's move forward. आगे बढ़ते हैं. Parts of a sentence. A sentence has two parts, a subject and a predicate. Subject is the agent or the doer of an action. Subject कौन होता है? सब्जेक्ट होता है उस एक्शन को करने वाला, डूअर मीन्स करने वाला, एजेंट मीन्स कर्ता। उस कार्य को कौन कर रहा है, जो उस कार्य का कर्ता होगा वो सब्जेक्ट कहलाता है। वाइल प्रेडिकेट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, जबकि प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट उस सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि वो जो डूअर है, वो जो एजेंट है, वो जो करता है, उसके बारे में आप क्या इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं, वो पूरा रिमेनिंग पार्ट आपका प्रेडिकेट कहलाता है। एनालाइज दीज एग्जाम्पल्स। माई मदर कुक्स फूड, तो इस सेंटेंस में कर्ता कौन है? जो कुकिंग वाला जो एक्शन है उसे कौन परफॉर्म कर रहा है? माई मदर। तो जो कर्ता होता है वो सब्जेक्ट होता है। अब उस कर्ता के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वह खाना पकाती हैं, तो वो जो कुक्स फूड है, रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ सेंटेंस है, वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। नेक्स्ट, टॉमस बोर्डेड द प्लेन टू द यूएसए। कौन, किसके बारे में बात हो रही है? टॉमस के बारे में बात हो रही है, क्योंकि टॉमस प्लेन को बोर्ड करने का काम कर रहा है, वो यहाँ पर एजेंट है, करता है, इसलिए टॉमस सब्जेक्ट है और जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है वो पूरी प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट से हम बताते हैं कि सेंटेंस का कर्ता कौन है, कार्य कौन कर रहा है, और प्रेडिकेट से हम बताते हैं कि उस कर्ता के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टू कैटेगरीज। सेंटेंस को हम ब्रॉडली अगर देखें तो दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर वाइज एंड सेकेंड इज फंक्शन वाइज। हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज इन दो तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं। इन टुडेज ई लेक्चर वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स। स्ट्रक्चर वाइज जो सेंटेंसेस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज सिंपल सेंटेंस। A simple sentence consists of only one clause, that is single main clause. A main clause contains a subject and a predicate.
सिंपल सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें केवल एक क्लॉज हो, यानी कि एक सिंगल मेन क्लॉज हो, वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अब मेन क्लॉज क्या होता है? क्लॉज क्या होता है? मेन क्लॉज वह क्लॉज होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और जिसकी अपना एक प्रेडिकेट होता है, यानी कि उसमें वर्ब भी होती है और हो सकता है उसमें ऑब्जेक्ट भी हो और हो सकता है ऑब्जेक्ट ना भी हो। ये सब एक्स्ट्रा एडिशंस हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना ज़रूरी है, तभी वो एक क्लॉज बनता है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें केवल एक क्लॉज, यानी कि एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, एक ही सब्जेक्ट एंड वर्ब है, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही ट्राइड हिज बेस्ट। तो इस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है ही और एक ही वर्ब है ट्राइड, और रिमेनिंग जो पार्ट है ट्राइड हिज बेस्ट, वो पूरा किससे रिलेट कर रहा है, किसके लिए इन्फॉर्मेशन है? वो पूरा ही के लिए इन्फॉर्मेशन है। तो ही सब्जेक्ट है, ट्राइड हिज बेस्ट प्रेडिकेट है, और क्योंकि इस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है, इसलिए क्या है? सिंगल मेन क्लॉज। और जब आपका सेंटेंस एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब से मिलकर बना होता है, उसमें कोई और क्लॉज नहीं होता है, तो वो सिंगल मेन क्लॉज वाला सिंपल सेंटेंस कहलाता है। She needs time to decide the matter. She आपका सब्जेक्ट है, needs आपकी वर्ब है और remaining आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब है, तो इसीलिए क्या बनेगा? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंस। तो सिंगल मेन क्लॉज यानी एक क्लॉज से बनने वाला कोई भी सेंटेंस होगा, वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। नंबर 2, compound sentence. A compound sentence is made up of two or more independent clauses of equal status and are joined by a coordinating conjunction such as for, and, nor, but, or, yet, so, etc. यदि किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं और जो इक्वल रैंक इक्वल स्टेटस के होते हैं, समान स्तर के होते हैं, और जब उन दोनों या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जोड़कर एक सेंटेंस में चेंज किया जाता है, तो जो रिजल्टेंट सेंटेंस होता है, तो कौन सा सेंटेंस बनकर निकलता है? कंपाउंड सेंटेंस बनकर निकलता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इसका हम एक्रोनिम फैन बॉयज़ भी बोलते हैं। फैन बॉयज़ से आप याद कर सकते हो, ये 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बहुत सारे होते हैं, बट आई एम रेस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू दीज 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अभी मैं इस वीडियो में केवल इन्हीं 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात कर रही हूँ। तो आपको क्या ध्यान रखना है? दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। अब क्लॉजेस जो होते हैं, क्लॉज आपको समझ में आ गया, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। क्लॉजेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वह क्लॉज होता है जो कि अपने आप में स्वतंत्र है और जिसका मीनिंग उसके अकेले रहने पर भी वही निकलता है, यानी उसे अपने मीनिंग के लिए किसी और क्लॉज पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। वहीं जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसे हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है जिसके साथ जुड़कर वो अपना मीनिंग निकाल सके। तो कंपाउंड सेंटेंस के लिए जो हमारी कंडीशन है वो यही है कि दोनों क्लॉजेज एक जैसे होने चाहिए और दोनों इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होने चाहिए। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़कर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जोड़कर सेंटेंस बनाते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। लुक एट द एग्जाम्पल्स। सिंपल सेंटेंस मैंने दिए हैं, दो सिंपल सेंटेंस, यानी कि मैंने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यहाँ लिए हैं। ही इज़ सैड, ही इज़ होपफुल। दोनों समान स्तर के हैं, राइट? SVC SVC, इनका जो पैटर्न हम देखेंगे वो SVC है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, और सेकेंड जो सेंटेंस है सिंपल में ही, वो भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, यानी दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है।
अब हमें क्या करना है, इसे कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। तो कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। और जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते हैं तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में देखेंगे कि जो चीज़ डिफरेंट होती है उसी को जोड़ा जाता है। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे जो सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब है वो कॉमन है, ही इज़। तो हमने शुरुआत में लिखा ही इज़ सैड, लेकिन दुखी होने के बावजूद भी वो होपफुल है, उसमें होप्स हैं, उसे आशा है। तो ये क्या है, कॉन्ट्रास्ट व्यक्त कर रहा है, एक विरोधाभास आ रहा है निकल कर कि दुखी है तो उसे निराश होना चाहिए था, नहीं, वो दुखी है लेकिन वो होपफुल भी है, उसे उम्मीद है। तो ही इज़ सैड, तो हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिया बट। अब हमें फिर से ही इज़ को रिपीट नहीं करना है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंट है, वो डिफरेंट क्या है, जो कॉम्प्लीमेंट है होपफुल, वही लिखना है। ऐसे करके हम दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अगर एक सेंटेंस मैं आपको बताऊं, ही इज़ सैड, शी इज़ सैड, दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंट है, सब्जेक्ट डिफरेंट है, एक में ही है और एक में शी है, बाकी वर्ब और कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम है। ऐसे में जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करेंगे तो आप किसके साथ यूज़ करेंगे, ही एंड शी के साथ में। तो आपने ही और शी को कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा है, एंड से, ही एंड शी। फिर जो आपकी वर्ब है इज़, वो सिंगुलर से चेंज होकर किस में चली जाएगी, प्लूरल में, क्योंकि आपने दो सब्जेक्ट्स बना लिए हैं सेंटेंस में। तो ही एंड शी आर सैड, फुल स्टॉप। तो कंपाउंड सेंटेंस इस तरीके से बनाया जाता है, जो चीज़ डिफरेंट होती है उसे ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, और जो चीज़ें सिमिलर होती हैं, सेम होती हैं, उन्हें एक ही बार लिखा जाता है, बार बार रिपीट नहीं किया जाता है। लुक एट अनदर एग्जाम्पल्स। ही इज़ अ पोएट, ही इज़ अ फिलोसोफर। अब हम क्या बोलेंगे, वो एक पोएट और फिलोसोफर है, वो एक पोएट भी है और फिलोसोफर भी है, वो पोएट और फिलोसोफर दोनों हैं, ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वो पोएट और फिलोसोफर दोनों हैं। तो मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किया है बोथ एंड। सो हमने लिया ही इज़ बोथ अ पोएट एंड अ फिलोसोफर। मैंने फिर से ही इज़ को रिपीट नहीं किया एंड लिखने के बाद में, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा सेम है दोनों सेंटेंसेस का, लेकिन सब्जेक्ट के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्स यूज़ किए गए हैं वो डिफरेंट है, और उन डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्स को जोड़कर हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। So I hope compound sentence is clear to you. Now let's move to third type of sentence, वो होता है complex sentence. A complex sentence consists of a main or independent clause and one or more subordinate or dependent clause. मैं आपको ये पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही मेन क्लॉज भी कहा जाता है, क्योंकि मुख्यतः सेंटेंस का जो मीनिंग है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज से ही निकलता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज वह क्लॉज होता है जो कि अपने मीनिंग के लिए किसी और क्लॉज पर निर्भर नहीं करता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय हमारे पास में एक मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, और एक से ज़्यादा या एक सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। डिपेंडेंट क्लॉज ऐसा क्लॉज जो कि अपने मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर करता है। द सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉजेज मे बी नाउन क्लॉजेज, एडजेक्टिव क्लॉजेज और एडवर्ब क्लॉजेज। जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो नाउन क्लॉज भी हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है, एडवर्ब क्लॉज भी हो सकता है। A complex sentence is formed by joining the clauses with subordinating conjunctions. Compound sentence coordinating conjunction से बनता है, complex sentence subordinating conjunction से बनता है। Subordinating conjunctions होते हैं that, if, whether, although, though, because, since, when, who, how, before, आफ्टर, एज सून एज, एट्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। नाउ लेट्स एनालाइज एग्जाम्पल्स। तो पहले हमने दो सिंपल सेंटेंस लिए हैं। अ मैन वंस हैड अ गूज, द गूज लेड अ गोल्डन एग एवरी डे। एक आदमी के पास एक गूज होती है और वो गूज हर दिन एक सोने का अंडा दिया करती थी। एक आदमी के पास एक गूज हुआ करती थी और वह गूज
एवरी डे एक गोल्डन एग दिया करती थी। तो अब इस सेंटेंस में आप पहले आइडेंटिफाई करिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसका मीनिंग दूसरे क्लॉज के बिना भी कंप्लीट है। तो जब हम बोलेंगे कि एक आदमी के पास एक गूज थी, ओके, सेंटेंस कंप्लीट है। वह गूज हर रोज सोने का अंडा दिया करती थी। वह गूज, हमने क्या किया है, द गूज लिख दिया। द गूज का मतलब है हम उस गूज की बात कर रहे हैं जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है। द लगने से क्या हो गया, वो गूज स्पेसिफिक हो गई कि हम उसी गूज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब क्योंकि ये द गूज लिखने से ये क्या बन जाएगा, ये डिपेंडेंट क्लॉज बन गया है। तो पहले हम लिखेंगे हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अ मैन्स वंस हैड अ गूज दैट। अब द गूज हम रिपीट नहीं करेंगे, द गूज को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट से। अ मैन वंस हैड अ गूज, क्योंकि हम गूज के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, जो कि ऑब्जेक्ट है हमारा अ गूज, उसी गूज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बार बार हमें गूज लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लिखेंगे अ मैन वंस हैड अ गूज दैट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे। ऑल राइट, तो ये बन गया एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही सॉ मी कमिंग, ही इमीडिएटली टुक टू हिज हील्स। उसने मुझे आते हुए देखा और वह तुरंत भाग गया। टुक टू हिज हील्स ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है भाग जाना। तो कौन सा सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, उसने मुझे आते हुए देखा। उसका रिजल्ट क्या निकला कि वह फिर तुरंत भाग गया, इमीडिएटली वह भाग गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं एज सून एज। तो एज सून एज को हम इनिशियली यूज़ कर रहे हैं, स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले लिखेंगे as soon as he saw me coming he took to his heels। so as soon as he saw me coming comma he took to his heels। तो ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम चलते हैं फोर्थ एंड फाइनल टाइप ऑफ सेंटेंस, वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। as the name suggests A compound complex sentence brings both of these sentence forms together। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कंपाउंड का पार्ट भी होता है और कॉम्प्लेक्स का पार्ट भी होता है। It contains at least two independent clauses like a compound sentence। एक कंपाउंड सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलकर बनता है। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एटलीस्ट हमारे पास होने चाहिए एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉजेस लाइक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होने चाहिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं, यूजुअली आई गो फॉर अ वॉक। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका मीनिंग अपने आप में क्लियर है कि सामान्यतः मैं वॉक पर जाती हूँ। व्हेन इट डॉन्स, कब जाती हूँ, तो व्हेन हमारा क्या हो गया यहाँ पर, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इट डॉन्स ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, बट ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। टुडे इट वाज रेनिंग, और ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब देखिए, यूजुअली आई गो फॉर अ वॉक, सामान्यतः मैं वॉक पर जाती हूँ, ये सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसका अपना एक मीनिंग निकल रहा है। इट डॉन्स, इट डॉन्स मीन्स शाम होती है। इट डॉन्स शाम होती है। क्या ये सेंटेंस का कोई मीनिंग निकल रहा है, इस क्लॉज का कोई मीनिंग निकल रहा है? नो। टुडे इट वाज रेनिंग, इसका अपने आप में एक मीनिंग निकल रहा है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि आज बारिश हो रही थी। तो जो हमारे दो क्लॉजेज हैं वो कौन से हुए, यूजुअली आई गो फॉर अ वॉक ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, टुडे इट वाज रेनिंग ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट यूज हुआ है। जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है इट डॉन्स, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने के लिए हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया है व्हेन। अनदर एग्जाम्पल, शी डज नॉट लाइक डेली सोप्स। डेली सोप्स हम टीवी सीरियल्स को कहते हैं।
उसे टीवी सीरियल्स नहीं पसंद है। ये सेंटेंस अपने आप, ये क्लॉज अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसका मीनिंग क्लियर है। दे आर मेलोड्रामेटिक होते हैं वो। कौन? दे आर मेलोड्रामेटिक, किसके बारे में बात हो रही है? तो इसको अपने मीनिंग के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत है, तो ये क्या बन गया? डिपेंडेंट क्लॉज। शी डज नॉट वॉच इट, वो नहीं देखती है, तो ये अपने आप में क्लियर है कि वो टीवी सीरियल्स नहीं देखती है, तो ये अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब शी डज नॉट लाइक डेली सोप्स एंड शी डज नॉट वॉच इट, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, इनको जोड़ने के लिए हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किया है सो, तो ये हो गया CC कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दे आर मेलोड्रामेटिक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने के लिए हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किया है बिकॉज। तो इस सेंटेंस में आप देखिए 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज है, 1 डिपेंडेंट क्लॉज है। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किया है, और 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज को दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने के लिए हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किया है। तो ये एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। नाउ इम्पॉर्टेंट note that the dependent clauses can be at the beginning or middle or end of a compound complex or complex compound sentence. Dependent clause compound complex या complex compound sentence में dependent clause सेंटेंस के शुरुआत में भी हो सकता है, सेंटेंस के मिडिल में, बीच में भी हो सकता है, और सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है। नो मैटर वेयर इट इज़ प्लेस्ड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिपेंडेंट क्लॉज कहाँ लिखा हुआ है। पुट अ कॉमा बिफोर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले आपको कॉमा लगाना है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले। एंड इफ़ एप्लीकेबल, और अगर ज़रूरत पड़ती है, अनदर कॉमा आफ्टर द डिपेंडेंट क्लॉज when written at the beginning of the sentence, और दूसरा कॉमा आपको तब लगाना है जब डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के शुरुआत में लिखा गया है, तो जब तक वो डिपेंडेंट क्लॉज ख़त्म हो रहा है वहाँ पर भी आपको कॉमा लगाना है। तो एक तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले लगाना है, और आपको डिपेंडेंट क्लॉज अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ हुआ है तो डिपेंडेंट क्लॉज के बाद में लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस शी वॉज टायर्ड, अब सिंस क्या है? यहाँ पर आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये आपका शी वॉज टायर्ड यहाँ पर क्या बन गया? डिपेंडेंट क्लॉज। तो आपने टायर्ड के बाद कॉमा यूज़ करना है। शी कुड नॉट सिट मोर, वो ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती थी, कॉमा, क्योंकि इसके जस्ट बाद में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एंड, हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ कर रहे हैं। वेंट टू स्लीप, और वह सोने चली गई, तो ये आपका क्या बन गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो बेसिकली उसने सब कुछ कवर किया जो कि सेंटेंस से रिलेटेड होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फंक्शन वाइज क्लासीफाई हम उसमें करेंगे सेंटेंसेस को, कि सेंटेंस को फंक्शंस के आधार पर वो क्या रोल प्ले करते हैं, वो क्या मैसेज कन्वे करते हैं, उस आधार पर हम सेंटेंस को कितने पार्ट्स में, कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट्स में नहीं, कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन आप प्रैक्टिस करिए, सेंटेंसेस को लिखने का ट्राई करिए कि सिंपल सेंटेंस कैसे लिखे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कैसे लिखे जाते हैं, कंपाउंड कैसे लिखे जाते हैं, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कैसे लिखे जाते हैं। और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंजंक्शंस को यूज़ करना आना चाहिए। कंजंक्शंस कैसे यूज़ किए जाते हैं, किस सिचुएशन में एंड लगता है, किस में और, किस में बट, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कैसे यूज़ होंगे वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना पाएंगे या कंपाउंड सेंटेंस बना पाएंगे, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना पाएंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और इफ़ इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस होल लेक्चर, you may write in the comment section. I will try to answer your queries. I will try to resolve your doubts. Till then, keep studying. Thank you so much.